If two masses of mass m1 and m2 of m1 and m2 are connected by a spring and made to oscillate on horizontal surface, on horizontal surface, then the reduced mass is also known as m effective mass. Then the reduced mass mr is given by 1 by mr equal to 1 upon m1 plus 1 upon m2, and this formula you will use in many cases. For example, when you have to calculate the bond length for HCl or any species, then you will use this type of things there again. Okay, सिचुएशन इसका ये है कि दो मास ब्लॉक हैं and they are connected with a spring like this, and they are on a horizontal surface. This is the surface. This spring has spring constant k, and this is mass m1 and this is mass m2. Then effective mass for this system will be given by mr, and therefore so that time period will be 1 upon 2 pi under root k upon mr, where mr is calculated as 1 by mr equal to 1 upon m1 plus m2, या डायरेक्टली कोई लिखना चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। मनस्वी ने पूछा व्हाट इज रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास को इफेक्टिव मास कहते हैं जब कोई भी दो मास एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो इस सिस्टम का जो इफेक्टिव मास होता है, जो इसका इफेक्टिव मास होता है, उसको हम रिड्यूस्ड मास कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? रिड्यूस्ड मास बोलते हैं। और इसको निकालने का तरीका होता है कि जो भी मास होते हैं उनका रेसिप्रोकल लेकर ऐड कर लेते हैं, तो वो उनका रेसिप्रोकल आ जाता है। तो यानी कि 1 बाई एम आर 1 अपान m1 प्लस 1 अपान m2 करके निकालेंगे इसको। तो यहाँ से देखें तो एम आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? m1 m2 अपान m1 प्लस m2, where mr is m1 m2 upon m1 plus m2। ठीक है, दिस इज द फार्मूला फॉर रिड्यूस मास। चाहे आप यहाँ से निकाल लो, चाहे आप उसको यहाँ से निकाल लो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो टाइम पीरियड विल बी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम आर हो जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है रिड्यूस मास। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, एक एग्जाम्पल लेकर के इसको समझने की कोशिश करें, और m1 इक्वल टू m2 ले लें, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m ले लें, तो mr कितना हो जाएगा? ये m इंटू एम अपान 2m हो जाएगा, यानी m बाई 2 हो जाएगा। यानी इक्वल मास के दो ब्लॉक ले लें या दो इक्वल मास के एटम जुड़े हुए हों, तो उनका इफेक्टिव मास जो हो जाएगा उनके मास का हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उनके मास का हाफ हो जाएगा वो। ठीक है, तो यानी कि m reduce is less than m, in that case your I think something wrong here, it is mr by k, अंडर रूट m by k होता है ना,
एम आर बाई के, ठीक है। तो सिंस एम आर विल इफ रिड्यूस्ड देन टी विल बी रिड्यूस्ड। ओके, बात समझ में आ गई? यस सर। आगे बढ़ा जाए। यस सर। पॉइंट नंबर 6, if a spring pendulum oscillating in a vertical plane is made to oscillate on a horizontal surface or on inclined plane time period will remain unchanged however equilibrium position for a spring in a horizontal plane or in a horizontal surface is position of natural length of spring as weight is balanced by reaction while in case of vertical motion equilibrium position will be L plus Y0 with KY0 इक्वल टू mg। क्योंकि देखो जब ये आपका वर्टिकल स्प्रिंग होगी, मान लेते हैं ये लेंथ इसकी L थी स्टार्टिंग में, तो जब इस पे आप एक वेट M लगाओगे
तो ये वेट m लगेगा, तो इस पे फोर्स mg ये नीचे की तरफ काम करेगा और इसको ये पुल डाउन करेगा नीचे। तो इसकी वजह से ये जो इसकी स्प्रिंग की लेंथ है वो यहाँ ना होकर के यहाँ तक आ जाएगी। तो ये लेंथ जो इतना इंक्रीमेंट हो गया है, दिस इज y0। ओके, now this position will be equilibrium position if your system is in vertical situation. However, if you will put this in a horizontal plane, तो जो इसकी नेचुरल लेंथ है ये इतनी ही रह जाएगी, यानी आपका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड पे कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होता है वर्टिकल स्प्रिंग पेंडुलम को हॉरिजॉन्टल बनाने में या हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग पेंडुलम को वर्टिकल स्प्रिंग पेंडुलम बनाने में। ठीक है बेटा, यस सर। क्योंकि इसका मास यहाँ सर। नीचे की तरफ काम करेगा mg, तो ये बैलेंस हो जाएगा सरफेस के रिएक्शन फोर्स r से। हाँ बोलो बेटा। सर ये जो आपने डायग्राम बनाया है समझ नहीं आया, फिर से बता दो, मेरे को आपकी आवाज नहीं आई थी। ओके, देखो क्या है कि जब स्प्रिंग पे किसी मास को आप वर्टिकली उस पे हैंग करते हो तो उसका मास जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो नीचे की तरफ काम करता है ना। ठीक है, तो स्प्रिंग को थोड़ा सा पुल कर लेगा वो। ओके, बात समझ आ रही नहीं आ रही है? हेलो, नहीं सर। आप अपने पंखे पे एक स्प्रिंग लगा दो, स्प्रिंग को पकड़ के आप अगर नीचे खींचोगे, आप स्प्रिंग पे लटक जाओ तो क्या होगा स्प्रिंग का? सर वो नीचे आएगा। नीचे आ जाएगा। जब तक आप उस पर लटके रहोगे क्या ऊपर जाएगा फिर वो? नहीं सर। नहीं जाएगा। तो जब वो नीचे आ जाएगा तो यही इसका नॉर्मल पोजीशन हो जाएगा, यही इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओके इक्विलिब्रियम सर। पोजीशन जो होगी उसके नॉर्मल एंड नेचुरल लेंथ से ज्यादा लंबी होगी ये, है ना। कहाँ पे होगी उसकी एग्जैक्ट पोजीशन? वो L प्लस y0 पे होगी, पर y0 विल बी गिवन बाई ky0 इक्वल टू mg, है ना। ये आपका नीचे की तरफ फोर्स लगने वाला है, ये आपका ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स है। जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर हुई या मैं कुछ और हाँ एग्जांपल जी दूं? सर, समझ समझ आ आ गई गई। ना। आज जब इसी स्प्रिंग को आप टेबल पे रख दोगे, उसको हाथ से ऐसे पकड़ लोगे, आप उसको खींचोगे नहीं, तो जितनी भी इसकी लेंथ है उतनी ही रह जाएगी ये। ठीक है, ओके। यस सर। मनस्वी, देखिए हम एक स्प्रिंग ले रहे हैं, we are taking spring of length L, this is spring of length L, okay. Case 1, we are going to hang a mass of 10 kg with this spring. Then what will happen to this spring? This spring get elongated, और कहाँ तक elongated होगी? जब तक कि जो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स है kx फोर्स, इसका नीचे लगने वाले फोर्स mg के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, ठीक है मनस्वी। हेलो, यस सर। तो अगर अब इसको छोड़ दिया जाए तो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा? ये पोजीशन इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, है ना। अगर आप यहाँ से इसके लेंथ को मेजर करोगे तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी?
L प्लस, अगर ये x लिख रहे हो तो L प्लस एक्स 0 हो जाएगी, अगर इसको y में मेजर कर रहे हो तो L प्लस वाई 0 हो जाएगी। ये यहाँ पे y कर देंगे हम, ठीक है। L प्लस वाई 0, पर वाई 0 क्या है, वाई 0 ये एक्सटेंडेड लेंथ है जो कि स्प्रिंग से मास को हैंग करने के बाद में स्प्रिंग में इलोंगेशन आया हुआ है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है तो आपके हाथ में पेन होगा, बॉल पेन है तो उसको खोल के स्प्रिंग निकाल लो, ठीक है। और आप स्प्रिंग को ऊपर आपने रिफिल में डाल करके किसी जगह पे हैंग कर दो और नीचे वाले हिस्से में कुछ बांध दो, तो आप देखोगे जैसे या उसको खींचो आप बेड से, तो आप देखोगे स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा सिचुएशन क्या है कि इसी स्प्रिंग को एक टेबल पे ले लो और यहाँ पे स्प्रिंग को ऐसे रख दो और इस पे आप चाहे जितना मास आप लगा दो, ऐड कर दो, 10 kg का ही मास ऐड कर दो, तो ये मास इस स्प्रिंग को इलांगेट या कंप्रेस करने नहीं जा रहा है, ठीक है। ये मास स्प्रिंग को ना तो इलांगेट करेगा ना कंप्रेस करेगा, क्योंकि इस मास का इस स्प्रिंग के ऊपर डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है और ये बैलेंस हो रहा है सरफेस के रिएक्शन के फोर्स से, नॉर्मल से, है ना। तो यहाँ चूंकि वायर पे या स्प्रिंग पे कोई डायरेक्टली फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए इसमें कोई इलांगेशन या कंप्रेशन नहीं होगा, तो इसलिए इसका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जो उसकी नेचुरल लेंथ एल है, उसी पे बना रहेगा। आई होप नाउ सिचुएशन इज क्लियर। ठीक है बेटा। यस, नो, मे बी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या है? इफ द स्ट्रेच in a vertically loaded spring y0, then for equilibrium of mass m, ky is equal to mg, as we have seen earlier, that is m by k equal to y0 by g, m by k equal to y0 by g. So time period will be 2 pi under root m by k, and this will be equal to 2 pi under root y0 by g, where y0 is, this is the natural length, and this length is after hanging a block of mass m. Then this distance is called y0. It means extension in the spring due to mass m is y0. ठीक है।
ओके, अब बच्चा हमसे क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है या पूछना चाहिए उसको कि सर अभी पीछे आपने पढ़ाया था कि टाइम पीरियड जी पे डिपेंड नहीं करता है स्प्रिंग पेंडुलम का, तो यहाँ पे y0/g तो फार्मूले में आ गया, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे एक नोट लिख लो। नोट क्या लिखना है कि अगर g की वैल्यू चेंज होगी तो y0 भी चेंज हो जाएगा आपका, है ना। m बढ़ेगा तो उस हिसाब से ये y0 भी बढ़ता जाएगा। तो नोट कर लेते हैं, टाइम पीरियड does not depends on g। जो पहले था स्टेटमेंट वही रहेगा, ठीक है। बिकॉज अगर किसी मीडियम में डाल दिया और जी आपका कम हो गया तो जी कम हो जाएगा तो mg की वैल्यू भी कम हो जाएगी, और mg की वैल्यू कम हो जाएगी तो y0 की वैल्यू भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो y0 और g में एक रेशियो ऑलवेज बना रहेगा, मेंटेन रहेगा वो, ठीक है। बिकॉज along with g y0 will also change in such a way that y0/g equal to m/k remains constant, ठीक है। तो अगर कहीं पे t इक्वल टू 2π√y0/g का फार्मूला दे दे और आपसे पूछे टी जी पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, तो आपको कहना है कि नहीं डिपेंड कर रहा है। क्यों नहीं डिपेंड कर रहा है? क्योंकि y0 और g कहाँ से आया है? ky0 से आया हुआ है। ky0 इक्वल टू mg। अगर g बढ़ेगा तो y0 बढ़ जाएगा, g घटेगा तो y0 घट जाएगा। अल्टीमेटली y0/g का रेशियो m/k हमेशा बना रहेगा, ठीक है, इन ऑल एंड एवरी सिचुएशन। बात समझ में आ गई? Yes, sir. आगे बढ़े। Sir, एक मिनट। सर 1 मिनट। हाँ, no problem। हो गया बेटा? Yes, sir, हो गया। मनस भी आपका? हाँ जी सर, हो गया। नेक्स्ट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि अब हम स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन को देखने जा रहे हैं, ठीक है। स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, ठीक है। पॉइंट नंबर 8,
इसको चाहो तो अलग से ध्यान रखना है। दिस इज स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। एक बार हमने जब फोर्स पढ़ रहे थे तो वहां पे भी देखा था हमने। अब यहाँ पे एक बार फिर से इसको देखेंगे, थोड़ा और इसको डिटेल में देखेंगे। पॉइंट 8, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, if n springs of different force constant are connected, in series, having force constant K1, K2 Kn respectively, then 1/K effective, it means their effective spring constant will be given as 1/K1 plus 1/K2 plus 1/K3 plus ... 1/Kn। इसका डायग्राम हो गया इस तरीके का। स्प्रिंग 1, स्प्रिंग 2, स्प्रिंग 3 ... स्प्रिंग n, having force constant K1, force constant K2, force constant K3 and force constant Kn। इसके पीछे जो मीनिंग होता है, मीनिंग ये होता है कि जब भी ये चीजें आपकी सीरीज में होती हैं, क्या होती हैं, जब भी ये चीजें आपकी सीरीज में लगी होती हैं तो इसका इफेक्टिव निकालने का मीनिंग होता है कि इन सारी स्प्रिंग को हम एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर दें। किससे रिप्लेस कर दें? सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर दें, और इसका जो फोर्स कांस्टेंट हो उसको बोलेंगे के इफेक्टिव। ठीक है, यानी इतनी सारी स्प्रिंग ना यूज करके हम एक स्प्रिंग यूज करके काम चला लें, तो जो स्प्रिंग होगी रिजल्टेंट स्प्रिंग, उसका जो फोर्स कांस्टेंट होगा वो इनके कॉम्बिनेशन के फोर्स कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इनके कॉम्बिनेशन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नो फार्मूले का डेरिवेशन हम लोग पीछे देख चुके हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि के इफेक्टिव कैसे निकलेगा। ठीक है, तो सीरीज में के इफेक्टिव आपका इस तरीके से आप निकाल लेंगे। अब देखो ध्यान से, इफ all spring have same spring constant, if all spring have same spring constant, then देखो 1/k 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 हो जाएगा, तो ऊपर n/k बन जाएगा। तो के इफेक्टिव जो बनेगा आपका, के इफेक्टिव विल बी वो k/n हो जाएगा। यानी सेम मटेरियल का आप n स्प्रिंग इस तरीके से जोड़ करके बना रहे हो, तो उसके जगह अगर आपको एक स्प्रिंग लगानी है तो इसके स्प्रिंग कांस्टेंट को n टाइम डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी उतने फोर्स कांस्टेंट की स्प्रिंग अगर आप एक सिंगल स्प्रिंग लगा दोगे तो सेम काम करेगी वो। ठीक है, बात क्लियर हो गई? यस सर।
अच्छा, ध्यान रखने की बात है, कोई बच्चा समझना चाहे तो समझ सकता है कि नीचे अगर मास लगाएंगे तो इन सब में जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, चीजें हो रही होंगी, वो के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन सब पे जो फोर्स लग रहा होगा वो एक ही फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, वो एफ ही लग रहा होगा, एफ इक्वल टू एम जी ही लग रहा होगा। ठीक है, तो इस केस का एफ और इस केस का एफ दोनों इक्वल हो जाते हैं, उस तरीके से हम इसको करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर इंडिविजुअल एलिमेंट का हम कंसीडर करें और इसको निकालें तो हम क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला क्या होता है हमारा, एफ इक्वल टू के एक्स होता है फार्मूला अपना, है ना, क्या होता है, एफ इक्वल टू के एक्स होता है हमारे पास में। तो अब इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो मान लेते हैं k1 का डिस्प्लेसमेंट x1 होगा, तो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, f बाई k1 हो जाएगा। इसकी और डिस्प्लेसमेंट कितना, x2 हो जाएगा, तो ये f बाई k2 हो जाएगा। इसी तरीके से xn कितना हो जाएगा, f बाई kn हो जाएगा। अब इस टोटल को जोड़ लो पूरे को आप, तो जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn, इसको ले जाओगे तो f कॉमन निकाल लो और अंदर क्या बच जाएगा, 1/k1 प्लस 1/k2 डॉट डॉट 1/kn बच जाएगा, है ना। अब इस x को आप इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट मान रहे हो, क्या मान रहे हो, इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट। तो x इफेक्टिव हो गया, इसको f से डिवाइड कर दो, x इफेक्टिव को f से डिवाइड कर दो, तो ये साइड क्या बन जाएगा, 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/kn। अब x बाई इफेक्टिव बाई इसको क्या बन जाएगा, 1/k इफेक्टिव बन जाएगा ये, है ना, क्योंकि f इक्वल टू के एक्स है, तो x बाई एफ क्या बन जाएगा, 1/k बन जाएगा। तो इस तरीके से 1/k इफेक्टिव इक्वल टू 1/k1 k2 k3 k4 वाला फार्मूला आया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि सीरीज में हर एक में जो फोर्स लग रहा है वो सेम लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो रहा है डिपेंडिंग ऑन दी फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है बेटा, ये डेरिवेशन हमने पीछे देखे हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ लिख दिया ताकि आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, सर 1 मिनट में नोट कर रही हूँ। नोट। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा इसका। पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल में ऐड हो जाएगा, फिर सीधा ऐड हो जाएगा। हाँ, इफ springs are connected in parallel, then, तो कनेक्टेड इन पैरेलल का मीनिंग क्या हुआ, इस तरीके का अरेंजमेंट बना हुआ आपका। ठीक है, एन स्प्रिंग लगा करके, स्प्रिंग 1 k1 k2 k3
और Kn लगा करके आपने इस मास को हैंग किया हुआ है। इसको इफेक्टिवली रिप्लेस करना है आपको इस तरीके से सिंगल स्प्रिंग से। और आपको डिसाइड करना कि इसके K की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके जो K की वैल्यू होगी K इफेक्टिव, वो हो जाएगी K1 प्लस K2 प्लस K3 डॉट 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 Kn। ठीक है, डेरिवेशन सिंपल है। इनमें डिस्प्लेसमेंट यानी जो एक्सटेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, तो चूंकि वर्टिकल है तो एक्सटेंशन ही होगा। इन सारे स्प्रिंग में एक्सटेंशन सेम होगा, इन सब में क्या होगा, एक्सटेंशन सेम होगा। और अकॉर्डिंगली के हिसाब से इन पे डिफरेंट डिफरेंट वेट लग जाएगा आपका, है ना। तो हम देख सकते हैं कि इस पे फोर्स F1 लगेगा, इस पे F2 लगेगा, इस पे F3 लगेगा, क्योंकि सबका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ठीक है, क्या होगा, सबका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो F1 इक्वल टू कितना बन जाएगा, K1x बन जाएगा। F2 इक्वल टू कितना बन जाएगा, K2x बन जाएगा। F3 इक्वल टू K3x बन जाएगा। nth स्प्रिंग की बात करें तो Fn इक्वल टू Knx बन जाएगा। टोटल फोर्स चूंकि सेम डायरेक्शन में है तो सब जुड़ जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम F1 प्लस F2 प्लस Fn इक्वल टू x कॉमन हो जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस Kn बन जाएगा। अब F1 प्लस F2 प्लस Fn को हम F इफेक्टिव लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, इसको हम लिख सकते हैं F इफेक्टिव। क्या लिख सकते हैं इसको, F इफेक्टिव। तो F इफेक्टिव डिवाइड बाई x इक्वल टू बन जाएगा K1 प्लस K2 प्लस डॉट डॉट Kn। और F इफेक्टिव बाई x क्या बन जाएगा आपका, K इफेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ड्राइव कर सकते हैं इसके डेरिवेशन में। अब अगर सारी स्प्रिंग सेम टाइप की स्प्रिंग हो यानी सेम फोर्स कांस्टेंट की हो, तब क्या सिचुएशन बनेगा, if all springs have same spring constant, then K effective will be n times of K। ठीक है, Yes, sir. ना आमन भी हो गया आपका। हाँ जी सर। अब एक छोटा सा पोर्शन इसी पे है, पॉइंट नंबर 10 या उसी का कोरोलरी बना के लिख सकते थे, इसको लिख लेते हैं अलग करके। इफ द स्प्रिंग of force constant K is divided into n equal parts, then spring constant
of each part will become nk, will become nk. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, will become nk. इसी में आगे बढ़ा लेते हैं. इफ these n parts connected in parallel, then ये इफेक्टिव विल भी कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ nk, यानी कितना हो जाएगा ये, n स्क्वायर k हो जाएगा ये. अच्छा, हमको पता है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है. ठीक है, हमने पढ़ा था इस चीज को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो लेंथ कम करते जाएंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट के बढ़ता जाएगा. ठीक है, लेंथ कम स्प्रिंग बढ़ जाएगा. तो n पार्ट में करेंगे तो छोटे छोटे पार्ट जो होंगे उन सब का कितना स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा, वो n टाइम बढ़ जाएगा, n के हो जाएगा हर एक पार्ट का. ठीक है, पॉइंट नंबर 11 इसी में लिख लेते हैं. द स्प्रिंग कांस्टेंट K is inversely proportional to spring length as K proportional to 1 by extension proportional to 1 by length of spring. That means if the length of the spring is half, then its force constant becomes double. जो ऊपर लिखा है उसी चीज को लिख रहे हैं दोबारा यहाँ. That means if the length of spring is half, then its force constant becomes double. नोट कर लिए? 1 मिनट सर.
कर लिया सर। भी आपने हाँ जी सर, मैंने तो पहले कर लिया था। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द पर्पज ऑफ न्यूमेरिकल। पीछे वाले हैं इजली हो जाते हैं, आराम से बनते हैं। इम्पोर्टेंट तो सब कुछ है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर न्यूमेरिकल लगाना बड़ी डिफिकल्टी होगी। When a spring of length L is cut in two pieces, of length L1 and L2, such that L1 equal to NL2. Then if the spring constant, if the spring constant of original spring is K, then spring constant for spring constant of first part K1 will be Kn plus 1 divided by n. सॉरी बच्चों, बीच में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो आपने कहाँ तक लिख लिया है? सर then the spring constant of first part K1 तक लिख लिया था। अमन भी आपने K1 will be Kn plus 1 by n हो जाएगा। अमन की आवाज आ रही है?
एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। यस सर, बट आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है मुझे। मैंने 2-3 बार लीव भी किया है बट अभी भी विजिबल नहीं है सर मुझे स्क्रीन। अच्छा तो एक काम कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसको एक बार लिख लो। ओके सर। आवाज आ रही है ना? हाँ जी सर, आवाज तो आ रही है आपकी। कहाँ तक लिखा हुआ आपने? सर मैंने सिर्फ 11th पॉइंट लिखा है, मुझे 12th पॉइंट आपका कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब स्क्रीन नहीं दिख रही थी और आपकी आवाज भी ठीक से नहीं आ रही थी। अच्छा 12 पॉइंट आपने कुछ भी नहीं किया है। एक काम करो, मैं 12 पॉइंट दोबारा लिख दूं। अभी नहीं सर, आप खाली बोल दो, मैं नोट कर लूंगी। अभी स्क्रीन दिखी नहीं दिखी? सर हाँ जी, अब तो दिख गई। दिखी ना? हाँ जी। When a spring of length L, when a spring of length small L is cut in two pieces, of length L1 and L2, such that L1 equal to n times of L2, such that L1 equal to n times of L2. If spring constant of the original spring is small k, if spring constant of the original spring is small k, then spring constant of first part k1 equal to k in bracket n plus 1 divided by m, k n plus 1 divided by n, and spring constant of second part k2 is n plus 1 into k, and the ratio of spring constant k1 by k2 will be 1 by n. तो ये तीन इक्वेशन बनेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ठीक है, अगर L1 इक्वल टू एन L2 ले लेते हैं तो 4 इक्वेशन मिल जाएगा। टोटल क्वांटिटी क्या है? k है, k1 है, k2 है, n है, L1 है, L2 है। 1 2 3 4 5 6 क्वांटिटी है, 4 रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से कम, चाहे आपको कैपिटल के और L1 दिया हो या N दिया हो, ठीक है, तो बाकी चीजें निकाली जा सकती हैं। ठीक है, बहुत हेल्पफुल फार्मूला है, खासतौर पे न्यूमेरिकल के लिए। हो गया नोट? हो गया सर। ठीक है, अगर ये हो गया, अब क्या है, कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनका सिर्फ